दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों बिना समय गंवाए मैं आज सीधे टॉपिक पे चलता हूं। अक्सर आपके मन में सवाल होता है कि जब भी हमारे साथ ट्रांजैक्शन फेड जैसी समस्याओं का सामना जब आप करते हैं या फिर जब भी आप आरबीआई या फिर एपीएस या फिर एटीएम यूपीआई किसी भी माध्यम से जब भी आप ट्रांजैक्शन फेड आपके साथ ऐसा कोई समस्या आपके साथ हो जाती है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ऐसा ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद आखिर वो पैसा ना ही जिस व्यक्ति को हमने भेजा उसके पास गया, ना ही वापस हमारे पास आया, तो वो पैसा आखिर कहां फंस जाता है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। किन समय हम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रांजैक्शन फेल होने का रीजन क्या होते हैं, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस नए जमाने के दौर में एपीएस, यूपीआई, आईएमपीएस मतलब जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम है उनके जो और उनका काम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर सामान्य वर्ग भी आजकल फोन पे, गूगल पे और यूपीआई, पेटीएम जैसे साधनों का कर रहा है। लेकिन दोस्तों सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति को करते हैं या किसी मूलभूत सेवाओं के प्रदान है तो उसके बाद जो पे किया जाता है, जो भी अमाउंट पे करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खाते से पैसा कट जाता है और सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसा पहुंचता नहीं है। इसमें कई सवाल आपके मन में आ जाते हैं कि आखिर पैसा नहीं पहुंचा है तो पैसा हमारे खाते में कब तक आ पाएगा, समय लगता है वापस आने में, या फिर मेरे खाते में जाएगा फिर उनके खाते में जाएगा, या फिर आपने किसी का पेमेंट किया या फिर कोई आप ऑनलाइन साइट कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें देखिए सभी चीजों के आप इस से समझ जाइए कि सभी लेने का एक्सेप्ट करने का अलग तरीका हो सकता है, लेकिन एक लाइन जो सेम है ट्रांजैक्शन फेल्ड, ये समस्या आपको सभी में सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपका आईएमपीएस आ जाता है। यूपीआई से किसी को आपने पैसा ट्रांसफर किया वो भी इसमें शामिल है। एटीएम से पैसा निकालते समय आपने एटीएम से पैसा जैसे निकालने की कोशिश की, विड्रॉल हो गया, आपके अमाउंट आपके खाते से डेबिट हो गया है, फिर भी आपको पैसा वो नहीं मिला है, तो इस रीजन में भी आपका ट्रांसफर फेल गिना जाएगा। और आपने किसी भी साइट से कोई चीज खरीदारी कर रहे हो या किसी चीज को परचेस किया हो, आपने वहां पेमेंट किया और आपके खाते से अमाउंट डेबिट हो गया हो और पैसा आपके पास नहीं पहुंच पाया हो, या फिर आपको रिफंड भी नहीं हुआ और आप जिस काम के लिए उस पैसे का पे किया आपने उसको मतलब पेमेंट किया और वो भी काम करने हुआ। रीजनों में पहले क्या था कि इन चीजों का अधिकता इतना तेजी से बढ़ी क्योंकि जितना सरल बनाया गया था, अभी एक उम्मीद की बेसिस पर काम चल रहा था कि कितने लोग इसका यूज करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा और इसका सरल शायद आप समझ सकते हैं कि उतना लोड अचीव करने के नहीं बनाया गया था, चाहे जो भी माध्यम हो। उसके पहले कुछ एक साल पहले तक की बात है कि ट्रांसफर फेल की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ गई थी, जिसमें सबसे पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने का, क्योंकि उस तरह जब शुरुआत में जब नए नए यूपीआई प्लेटफॉर्म जनरेट हुए, जब आदमी लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू किए तो फोन पे, गूगल पे अभी बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोगों का इस पे लोड बढ़ता गया, लोग वर्क करते गए, इस पे लोड बढ़ता गया और यूपीआई ट्रांजैक्शन पे उसका सर्वर कई बार क्रैश हो जाता है, या फिर अगर मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ सर्वर क्रैश हो जाता है क्योंकि आपके और बैंक के और आपके मोबाइल सिम के कनेक्शन के बीच में मतलब 3-4 कनेक्शन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर से आपका बैंक अटैच होता है, आपके बैंक से आपका बैंक का सर्वर अटैच होता है और उससे आप जिसको पे कर रहे हैं उसको पेमेंट करना है, यानी 3-4 सर्वर एक्चुअली प्रॉपर चारों वर्क करेंगे तो आपका पैसा उस सामने वाले व्यक्ति को या फिर जिस भी पेमेंट मर्चेंट को आपने ट्रांसफर किया वहां तक पहुंच पाता है, या फिर जिस भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया तो वहां पहुंच पाता है। लेकिन इस समस्या में एक चीज जो कॉमन है कि ट्रांसफर फेल होने के बाद आपके मन में 50 तरह के सवाल बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस बारे में मैं डिटेल जानकारी देना चाहूंगा कि अगर देखिए इसका स्टेप बाय अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर आपने आईपीएस द्वारा यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया गया पैसा, कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक ने वहां से पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर आपने आईपीएस द्वारा किसी भी बैंकिंग द्वारा किसी को पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि आपके खाते से अमाउंट डेबिट हो जाता है लेकिन सामने वाले खाते में नहीं पहुंचा, तो इस टाइमिंग में आपका या तो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, क्योंकि आईपीएस में नॉर्मल तौर पे 75% यही होता है कि वो पैसा अगर सामने व्यक्ति खाते में नहीं गया तो वो पैसा आपके खाते में वापस रिफंड कर दिया जाता है ताकि आप दोबारा इसका ट्रांजैक्शन कर सकें। और इसका टाइम लिमिट जो होता है 24 से 72 घंटे का टाइम लिमिट होता है, यानी 3 दिन के लगभग टाइम कर दिया जाता है, जिसमें आईपीएस वर्किंग डेट में जो पैसा फंसता है आपको वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। और अगर यही चीज अगर यूपीआई से मतलब ट्रांजैक्शन फेल होता है तो इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है कि 3 से 7 दिन का बैंक वर्किंग डे 3 से 7 दिन का बैंक वर्किंग डे का समय लग जाता है, ये होता है यूपीआई के लिए। और अगर एटीएम से आप पैसा निकालते समय आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो उसका टाइम होता है 24 से 72 घंटे के अंदर आपका एटीएम से पैसा डेबिट हो गया आपको और अमाउंट आपको नहीं मिला है तो अमाउंट ऑटोमेटिक ऑटो रिवर्स होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आपने आधार से देखिए इस प्रक्रिया में सबसे लास्ट में नाम आता है आधार कार्ड, जिसमें अगर किसी
लास्ट में नहीं तो इसके पहले फर्स्ट स्टेप और बता देता हूँ, आधार अभी सेकंड पे आ गया। उसके बाद आपका आता है किसी मर्चेंट को आपने पेमेंट किया, कोई शॉपिंग कर रहा है या फिर किसी को पेमेंट किया आपने और आपके अमाउंट यहाँ से डेबिट हो गया और उसमें नहीं पहुंचा। इस प्रक्रिया में 12 से 15 घंटे या फिर 1 दिन का समय लगता है। उस मर्चेंट के पास या पैसा पहुंच जाएगा या फिर आपको डेबिट फेल का मैसेज आपको आएगा। तो अगर फेल का मैसेज आपको आ गया तो पैसा आपको रिफंड होगा, और आपके पास कोई मैसेज नहीं आता, सिर्फ प्रोग्रेस करके रुक गया है, तो समझिए कि ये पेमेंट उस पर हो जाएगा। और जो भी जिस काम के लिए आप वहाँ दिक्कत हो रही है, आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप उस पर्टिकुलर जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, जिस पर पेमेंट कर रहे हैं और आप खाते से पेमेंट हो गया और आपका ग्रीन सिग्नल आ चुका है और वहाँ पेमेंट नहीं हुआ, तो इस दौरान आपको ये रिसीवर में प्रॉब्लम होती है। जैसे अमेजन हुआ, यूपीआई हुआ, जो भी है ये रिसीवर पेमेंट जो है उनकी प्रॉब्लम है। तो इस दौरान आपको कस्टमर केयर सपोर्ट में जो कि जिस कंपनी को आपने पेमेंट किया है उससे बात करनी होती है, जो कि कुछ देर बाद सर्वर से पेमेंट अपने आप उनके पास चला जाता है। और सबसे लास्ट में आता है आधार से। अगर आधार से पैसा फंसता है तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी तो 12 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है, लेकिन अधिकतम समय से 45 दिन से 90 दिन तक का भी लग जाता है। कई मतलब ऐसा हुआ है। इस बारे में मुझे डिटेल जानकारी इसलिए है क्योंकि पिछले 5 वर्षों से बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी मैंने देखा जितने भी तरह के यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल या फिर जितने भी तरह के मेरे साथ ट्रांजेक्शन फेल जितने भी तरह के होते होंगे सब मैंने झेल चुका हूँ और सबका टाइम पीरियड मुझे पता चल चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा लेट टाइमिंग जो इसकी है, जो आधार से पैसा जो फंसता है, वही जो एपीएस द्वारा ट्रांसफर करते हैं उसका पैसा फंसने के बाद कई बार 2-3 महीने तक का वक्त लग जाता है, लेकिन फिर वापस पैसा आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट या फिर जागो ग्राहक जागो वाले नंबर पे भी आप संपर्क करके वहां पे अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं, और आप उस बैंक और जैसा पैसा निकाला दोनों के खिलाफ आप वहां पे कार्रवाई करा सकते हैं। तो लेकिन इसमें सबसे लास्ट बात यही मैंने बताने की कोशिश की कि आधार से पैसा फंसने के बाद वो सब थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि इसमें यूपीआई नहीं इसमें काम करती है। यहाँ पे आपका यूआईडी यानी आधार, जो आपका आधार सर्वर है वो प्लस बैंक का सर्वर और 2-3 सर्वर के बाद ये जाके काम आपका प्रोसेस पूरा करता है। तो इसमें पैसा यहाँ से कट के कभी कभी यूआईडी सर्वर पर रुक जाता है, कभी बैंक सर्वर पे भी, यानी किसी एक चीज में फ्लक्चुएशन के दौर पे भी ये पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है। और ये आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार ये पैसा बीच में ही उस समय पे जाए, क्योंकि पैसा आपको पता है तो पैसा है, लेकिन बैंक के कैलकुलेशन में उसी पे अंक है। क्योंकि आप 10,000 रुपए आप बता रहे हैं तो आप ये रुपए आप पढ़ते हैं ना कि बैंक उसको सिर्फ अंकों में विभाजित करता है कि 11 अंक इसमें से डाउन हुए, 1 लाख अंक इसमें कम हुआ, तो सिर्फ अंक ही डिवाइड होते हैं। तो अंक किसी वजह से सर्वर फ्लक्चुएशन की वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है या फिर सर्वर से हो जाता है। लेकिन अब से आने वाले समय में जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये सारी समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बदलते दौर के हिसाब से लोग और भी या फिर बैंक हुए या फिर उसके सर्वर हुए, बाकी ऑनलाइन कंपनियां हुई, सभी अपने सर्वर को मजबूत बना रही हैं। तो आने वाले दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, आपके थंबनेल वाले सवाल का जवाब, उसका जवाब यही है कि जब भी आपका पैसा किसी माध्यम से फंसता है तो पैसा ना ही आपके पास होता है ना ही बैंक के पास होता है, वो एक उनके आरबीआई सर्वर या फिर जिस भी माध्यम से पैसे का ट्रांसफर होता है, जिसको पैसा हम कहते हैं लेकिन सिर्फ अंकों का विभाजन होता है, यहाँ से वहां जो भेजा जाता है उसके बीच में फ्लक्चुएशन केवल ना ही आपको वॉलेट में होता है ना ही आपके पास होता है। ये पैसा आरबीआई सर्वर पे होता है, चाहे जिसके पास होगा वो पैसा ना आपके पास होगा ना किसी और के पास होता है, वो अंकों में डिवाइड होकर अब कहाँ रुका होता है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, इसके बारे में और रिसर्च करते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही, और कोई सवाल जवाब के रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी ऐसे नॉलेज